तो नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 10 सूत्रधार पर। 10 सूत्रधार पर आज आपको सुनाने जा रहे हैं गबन उपन्यास का 22वां भाग। 21वें भाग में हम लोगों ने देखा कि कैसे देवी दीन जो है चाह करके भी रमानाथ को उस दलदल से नहीं निकाल पाते। इस बीच जालपा का कोलकाता आगमन होता है और देवी दीन सारा हाल कह सुनाते हैं जालपा को। जालपा चाहती थी कि रमानाथ से कम भेंट हो जाए, भेंट ना हो तो उस तक किसी तरीके से खत पहुंचा दिया जाए, ताकि वो रमानाथ को सारी बातें बतला सके कि भाई तुम कहाँ फंस रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा वगैरह है नहीं। अब जब तक ये रमानाथ जहाँ ठहरे हुए हैं, जिस बंगले में उसको रखा हुआ है, वहाँ तक जब तक ये लोग पहुँचे तो वहाँ पहुँचते ही इनको पता चलता है कि रमानाथ तो यहाँ है ही नहीं। कुछ दिनों के लिए वो लोग जो है बाहर गए हुए हैं। अब ये लोग इंतज़ार करते हैं। इस बीच रमानाथ जो है आ जाता है और अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि कैसे रमानाथ तक जो है पहुँचा जाए। तो आइए अब 22वां भाग आरंभ करते हैं। वह रमानाथ जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवी दीन के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीने से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदारों का एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए एक कश्मीरी बावर्ची है। बड़े बड़े अफसर उसका मुंह ताका करते हैं। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हुई। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई है, मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर लिया है। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो सकता है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता है। शाम को मोटरों की सैर होती है। मनोरंजन के लिए नित्य नए सामान होते रहते हैं। जिस दिन अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में यह बहार न होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में सब बराबर थे। वह किसी के साथ रियायत न करते थे। इसलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां वारदातें हुई थी। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास में रमा को अगर कोई अभिलाषा थी तो यह कि जालपा भी यहाँ होती। जब तक वह पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलासेंद्रिया मानो मूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया है। वह इस कल्पना में मग्न था कि यह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी, तब वह जाकर जालपा को मना लाएगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का नियंत्रण। अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाय हाय करना ही जीवन का व्यापार नहीं होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह दिन दिखलाया था और अब एक नए और सुसंस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती जाती है। नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। 1 महीना देहात की सैर के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवी दीन के घर के सामने से था। कुछ दूर से ही उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास ही उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़कियों के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवी दीन वहां क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा। यह तो कोई औरत है, मगर औरत कहाँ से आई? क्या देवी दीन ने वह कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमा चौंक पड़ा। यह तो जालपा है, बेशक जालपा है। मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम? कहीं बूढ़े ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? हाँ, जालपा ही है। नायब दरोगा मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब, 1 मिनट के लिए जरा रुक जाइए, मैं जरा देवी दीन से एक बात कर लूं। नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया। रमा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायब, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब कितनी जल्दी जामे से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमा सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? वहां जालपा ही थी। इसमें अब उसे कोई शुभा न था। आंखों को कैसे धोखा देता? हृदय में एक ज्वाला सी उठी हुई थी कि क्या करूं, कैसे जाऊं। उसे कपड़े उतारने की सुधि भी न रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा। कोई हिकमत न सूझी। लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में वह फिर उठा और सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक से समझूंगा। तुम्हें तो डिसमिस करा के छोड़ूंगा। कैसा शैतान की तरह सिर पर सवार है। मुंह तो देखो जरा, मालूम होता है बकरी की दुम है।
वाह रे आपकी पगड़ी, कोई टोकरी ढोने वाला कूली है। अभी कुत्ता भूख पड़े तो आप दुम दबाकर भागेंगे, मगर यहाँ ऐसे डटे खड़े हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। चौकीदार ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए हैं। रमा ने झल्ला आकर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे आई? अकेले ही आई है या कोई और साथ है? जालिम ने बूढ़े से 1 मिनट तक बात नहीं करने दी। जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे। साफ साफ कह दूंगा, उस समय और कर ही क्या सकता था। पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। अब आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करके उसी तरफ अपना तबादला करवा लूंगा। यह सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जालपा भी यहाँ मेरे साथ रहे तो क्या हरज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है। लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं। कल इसे तय करूंगा। देवी दिन भी विचित्र जीव है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो सकता था कि आकर पहरे वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे दे देता। फिर मैं देखता कि कौन जालपा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की कैद जरूरी थी, पर अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी। शायद सब लोग खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोइया थाली लाया। मांस एक ही तरह का पका था। रमा थाली देखते ही झल्ला गया। इन दोनों रुचिकर भोजन देखकर ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस न हो, चटनी अचार न हो, उसकी तृप्ति न होती। बिगड़ कर बोला, क्या कहूं, तुम्हारा सिर? थाली उठा ले जाओ। रसोइया, हुजूर इतनी जल्द और चीजें कैसे बनाता? अभी कुल 2 घंटे तो आए हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। अब हुजूर से क्या कहूं? मत बको हुजूर, मत बको टाइम। रसोइया ने फिर कुछ न कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर गिलास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइये को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हो गया। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, चाहूं तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूं, अभी इसी दम। तुमने समझा क्या है? उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोइया चुपके से सरक गया। रमा ने ग्लास लिया और 2-4 लुकमे खाकर बाहर सहन में टहलने लगा। यही धुन सवार थी, कैसे यहाँ से निकल जाऊं। एकाएक उसे ऐसा जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा उसकी तरफ ताक रहा है, शायद इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठानी है। यह शंका उसे सदैव बनी रहती थी। इसी ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था। आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा की। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा वह अंधेरी छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही थी। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह स्त्री उसकी ओर आ रही है। उसे फिर शंका हुई, कोई मर्द यह वेश बदलकर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा। वह ज्यों ज्यों पीछे हटता गया, वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई। यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमा की तरफ फेंकी। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वह केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा तो वह छाया अंधकार में विलीन हो गई। रमा ने लपक कर वह लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल ज्यादा। लिफाफे पर सिरनामा देखते ही, उसके हृदय में जालपा की लिखावट देखते ही फुरहरियां सी उड़ने लगी। उसने एक ही सांस में पत्र पढ़ डाला और तब एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वह भीषण भार जिसने आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबा कर रखा था, वह सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई, छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी न हुआ था। पहली सनक यह सवार हुई, अभी चलकर दारोगा से कह दूं कि मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर ख्याल आया, बयान तो अब हो चुका है। जितना अपयश मिलना था मिल चुका। अब उसके फल से क्यों हाथ धोऊं? मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया है और अभी तक मुगालते में डाले हुए हैं। सब के सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए थे। अभी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूं तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाए। यही ना होगा, मुझे कोई जगह ना मिलेगी। भला से इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे। इस दगाबाजी की सजा तो मिल जाएगी, और यह कुछ ना सही, इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। यह सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। जब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं तो मुझ पर दोषी क्या लग सकता है? सबों के मुंह में कालिख लग जाएगी। मुकदमा क्या चलाएंगे? मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है तो मैं भी इनसे चाल चलूंगा। कह दूंगा, अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ कह दूंगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दरोगा बनाकर भेज दें। लूंगा इंस्पेक्टरी, और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वह चला कि इसी वक्त दरोगा से कह दूं, लेकिन फिर रुक गया। एक बार जालपा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी ना हुई थी, मानो वह कोई दैवी शक्ति हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो। 10 बज गए थे।
रमानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिए, जिससे पहरे वाले सिपाही को मालूम हो कि अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट तक खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार फेसिंग के पास आकर सोचने लगा, उसे पार कैसे किया जाए। शायद अभी जालपा बगीचे में हो, देवी दिन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रुके हुए था। उसे फांद जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटों से बचता हुआ सिर और कंधों को तारों के बीच में डाला, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गए। धोती भी उलझी। बेचारा बड़े संकट में पड़ गया। न इस पार जा सकता था न उस पार। जरा भी असावधानी हुई और कांटे उसकी देह में चुभे। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह न थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों में लंबा चीरा लगता उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोंचे लगी, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांध कर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो भी वह पीछे नहीं हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी, उसे ओढ़ लिया। धोती समेट ली और बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला खटिक खाना खाने चला गया था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा भी, किसी की आहट न मिली। पर निराशा होने पर भी मोह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया जालपा चली गई। वह उन्हीं पैरों देवी दीन के घर की ओर निकल गया। उसे जरा भी शौक न था, भला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल आया हूँ। पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है। मैं कैदी नहीं हूँ, गुलामी नहीं लिखाई है। आधी रात हो गई थी। देवी दीन भी आधा घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था कि एक नंग धड़ंग आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर बांध ली थी और देवी दीन को डराना चाहता था। देवी दीन ने शशंक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और झपट कर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेष बनाया है, कपड़े क्या हुए? रमानाथ, तार से निकल रहा था, सब उसके कांटों में उलझ कर फट गए। देवी दिन, राम राम, देह में तो कांटे नहीं चुभे? कुछ नहीं, 2-1 खरोचे लग गई, मैं बहुत बच कर निकला। बहू की चिट्ठी मिल गई ना? हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी? देवी दिन, वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा तभी से जाने जाने की रट लगाए हुए थी। रमानाथ, तुमने कोई खत लिखा था? देवी दिन, मैंने कोई खत पत्र नहीं लिखा भैया। जब वो आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ कि बिना जाने बूझे कैसे आ गई। पीछे से उन्होंने बताया, वह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने पराग से भेजा था और इनाम भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गई। जालपा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भाव ने उसे कुछ खिन्न कर दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई, इस बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवी दीन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती है, बहू से कह दे, एक आदमी उनसे मिलने आया है। यह कहकर देवी दीन ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए। इतनी आसानी से पुलिस भी न पकड़ सकती। रमा का मनोल्लास द्रवित हो गया था, लज्जा से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था? जिस भय से वह भागा था, उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त कर ही दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो न कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास छिटक गया। देवी दिन ने पूछा, क्यों रुक गए? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। बुढ़िया ने ऊपर ही से कहा, पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया है? देवी दिन ने विनोद किया, कहता है मैं जो कुछ कहूंगा बहू से ही कहूंगा। कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवी दिन ने एक क्षण के बाद पूछा, कह दूं लौट जाए? जालपा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है, पूछती तो हूँ। कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। है कहाँ? यह क्या खड़ा है? अच्छा, बुला लो। रमा चादर ओढ़े, कुछ झिझकता, कुछ झेंपता, कुछ डरता जीने पर चढ़ा। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवी दीन वहां न होता तो वह 2 कदम और आगे बढ़ी होती। उसकी आंखों में कभी इतना नशा न था, अंगों में कभी इतनी चपलता न थी, कपोल कभी इतने न दमके थे, हृदय में कभी इतना मृदु कंपन न हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई।